नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नीरू रावल जी। नीरू रावल जी एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और मुंबई का एक जाना माना नाम है। आइए उनका स्वागत करते हैं नीरू रावल जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नीरू रावल जी। नीरू रावल जी से मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नीरू रावल जी का असली नाम है, असली मतलब ओरिजिनल नेम जो है नरेंद्र रावल है। असली तो क्या नीरू ही है, बट मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनको कॉलेज के टाइम से जानता हूँ और कॉलेज में इनका नाम होता था नरेंद्र रावल। और जब मैं इनसे मिलने आया तो मुझे नहीं पता था नरेंद्र रावल जी से मिलने आ रहा हूँ। मेरे को ये था कि मैं नीरू जी से मिलने आ रहा हूँ, पर जब मैं यहाँ पर आया, इनसे बातचीत हुई तो पता चला ये वही हैं। तो मैं इनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद नीरू जी, आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नरेंद्र रावल से नीरू कैसे बने? हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। जब मैं कॉलेज में था तो मोस्टली मुझे नरेंद्र के नाम से या रावल सरनेम के नाम से लोग बुलाते थे। तो मैं जब थिएटर कर रहा था तो उस दौरान बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती थी कि यार आपका नाम बड़ा लंबा है, हम इसको ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कुछ छोटा नाम ढूंढ लो यार। मैंने उन्हीं को बोल दिया कि आप ढूंढ लो। तो उन्होंने मेरा नामकरण किया नीरू। तो मुझे स्टार्टिंग में तो बड़ा अजीब भी लगा नीरू। मैंने कहा चलो आप कंफर्टेबल है तो ठीक है, नीरू चलने दो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये नीरू नाम मेरे लिए इतना लक्की होगा कि आगे जाके मैं नरेंद्र से नीरू ही बन जाऊंगा। और फिर ये हुआ कि मैं आगे जब बढ़ता गया तो लोग नीरू के नाम से मुझे ज़्यादा जानने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही नाम को आगे रखता हूँ, नरेंद्र को पीछे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मैं नीरू रावल बन गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो एक्टिंग की और म्यूज़िक की ये जो है शुरुआत या रुझान आपको कहाँ से हुआ? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ आपका जो बीज है, जो उसकी जो नींव है, वो बचपन में ही पड़ती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हुआ करता था जब मैं मेरे गांव में रहता था। तो मैं शुरुआती कुछ साल अपने गांव में भी रहा हूँ। तो एक बार वहाँ पर एक नौटंकी आई, तो मुझे भी ले जाते थे दिखाने के लिए। तो वो उनको देख के एक अजीब सी छाप मेरे अंदर, मेरे मन में बैठ गई कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। कि मैंने बोला कि अच्छा यार, ऐसे भी कुछ होता है। बट वो मन, एक दिल की बात थी, दिल के अंदर रह गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगा, बट एक मुझे लगता है कि वहाँ पर एक जो बुनियाद थी ना इस चीज़ की, कि वो डल गई। और सिंगिंग का ऐसा था कि घर में मेरे पापा बड़ा अच्छा गाते हैं, अभी भी गाते हैं, बहुत सुर में गाते हैं। उनको फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। वो अपना काम छोड़ के फिल्म देखने चला जाया करते थे। मेरी मदर बताया करते थे कि ऐसे थे मेरे पापा, ऐसे। अब तो उन्होंने फिल्म देखना छोड़ दिया है, लेकिन तो वो बॉलीवुड फिल्म देखते थे। तो उनको बॉलीवुड के गाने बड़े अच्छे लगते थे, तो वो गाने गाते थे हमेशा। तो शायद जो सिंगिंग है वो उन्हीं की वजह से हमारे अंदर आ गई। जब मैंने होश संभाला तो मैं अच्छा खासा सुर में गाता था और मुझे लोग बोलते थे कि तू अच्छा गाता है। तो इट मीन्स कि ये फादर से ही मिला होगा। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे एक जर्नी बनती चली गई। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल ही पूछूंगा कि दिल्ली में आपने थिएटर किन लोगों के साथ करा है? जो आपने अभी बताया थिएटर आपने किया है। जी हाँ, मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मेरी मुलाकात हमारे एक दोस्त से हुई जिनका नाम संजय तंवर है। तो वो एक ग्रुप था संघर्ष, उनके साथ काम किया करते थे। तो असीम गंगवार उसके डायरेक्टर थे। तो संजय के थ्रू मैंने संजय से एक बार इच्छा जाहिर की कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। तो संजय ने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया। अनफॉर्चुनेटली वो जब हम जो प्ले हम कर रहे थे वो असीम की हम बरसी पर कर रहे थे। असीम उस वक्त जीवित नहीं थे, तो उनकी बरसी पर हम उनका ही किया हुआ प्ले वो लोग रिवाइज़ कर रहे थे। तो उसी प्ले में मुझे काम करने का मौका मिला। और उसी दौरान जब मैं क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैं मॉडलिंग भी कर रहा था, तो एक बार मॉडलिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात राजा भार्गव, एक डायरेक्टर थे थिएटर के, उनसे हुई।
उन्होंने मुझे अपने प्ले में काम करने का ऑफ़र दिया, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से ऐसे ऐसे एक रास्ता बनता चला गया। फिर मैं फिरोज शाह रोड पर जो दिल्ली में वो है रशियन सेंटर है कल्चर एंड आर्ट, तो उनका अपना एक थिएटर विंग था। 2 साल उस विंग्स में रह के भी हमने प्लेस किए अलग अलग डायरेक्टर के साथ। फिर 98 में मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन कर लिया, वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया श्री राम सेंटर से। जी, श्री राम सेंटर से। तो यहाँ से मेरी एक शुरुआत हो गई थिएटर में करने। प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग जो आपकी हुई है वो श्री राम सेंटर से हुई है, मतलब दिल्ली से आपने फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली। पहले तो लोगों के साथ ऐसे थिएटर करा, उसके बाद आपको लगा कि नहीं कुछ फॉर्मल होना चाहिए जी। तो फिर ये सफ़र आपका दिल्ली से आगे कैसे बढ़ा? मुंबई के लिए एक्चुअली जब थिएटर स्टार्ट किया था तब ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इसमें करियर बनाना है। एक शौक़ था कि हाँ करना है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर रास्ते दिखने लगे। अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दिल्ली में काफ़ी और भी बहुत सारे डायरेक्टर के साथ मैंने इंडिपेंडेंट फ्रीलांस काम भी किया। तो जब मैं SRC मेरी पास आउट हुई तो मैं चाहता था कि मैं NSD करूं या रेपेट्री कंपनी ज्वाइन करूं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड थे जो मुंबई जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि देखो फाइनली तुमको कुछ भी करो, फाइनली तुम्हें मुंबई जाकर ही मतलब काम ढूंढना पड़ेगा। तो अगर पहले से ही मुंबई में काम ढूंढोगे, वहीं थिएटर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे उनकी ये बात ठीक लगी और सन 2000 में मैं मुंबई के लिए हाँ, मतलब यहाँ पे मैं आपकी बात के साथ एक बात ये जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जितने भी लोग थिएटर करते हैं या एक्टिंग करते हैं उनका फाइनली मोटो तो यही होता है ना कि हम बड़े पर्दे पे दुनिया के सामने आए, दुनिया को हमारा काम दिखे। थिएटर करना एक अलग चीज़ है, थिएटर में एक आप अलग एक सुकून है, बट फाइनली जो होता है लोगों का ये डेस्टिनी होती है ना, सोचना होता है कि हम पर्दे पे आएँ, लोग हमें देखें, तो एक अलग खुशी होती है। तो आपने अगर ये सोचा तो कोई वो नहीं है, सही बात है। तो अच्छा, मुंबई में मैंने सुना है कि मुंबई तो बड़ा टफ़ है, मुंबई की लाइफ जो है बड़ी टफ़ है, वहाँ स्ट्रगल बड़ा टफ़ है। और जिस टाइम की आप बात बता रहे हैं उस टाइम पे इंटरनेट, व्हाट्सअप और ये सब चीज़ें नहीं थी, उस टाइम पे स्ट्रगल और भी मुश्किल रहा होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि वो स्ट्रगल के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव शेयर करें जी। हाँ देखिए, मुंबई जैसा आपने बोला ना कि मुंबई या बड़े पर्दे पर जाना सबका सपना होता है। देखिए क्या होता है, जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि अब कोई घर वालों का प्रेशर होता है ना कि आप भाई काम, पैसा, अर्निंग कैसे। तो थिएटर करने वालों का अल्टीमेट जो एक गोल होता है फिर वो यही होता है कि आप वो पैसे कैसे कमाएं। तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये रुझान रहता है कि वो टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाएं, मुंबई चले जाएं। कुछ लोग थिएटर में ही अपना मुकाम ढूंढते हैं कि मुझे थिएटर ही करना है। मतलब फाइनली होता ये है कि अब हमें सर्वाइव करना है उसमें। अब जब कर रहे थे तो वो हम एक शौक़ के लिए कर रहे थे, अब हमें सर्वाइव करना है, अब हमें आगे देखना है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं एक्टर बनने, तो मैं भी चला गया। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि एक्टिंग करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप काम कैसे लें लोगों से, उसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती हमें, है ना। लेकिन काम पहले वो आती है कि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोगों से काम लेते हैं। क्योंकि काम लेंगे तभी तो आप टैलेंट दिखा पाएंगे, आप दिखा पाएंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो वो बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से हम निकल कर गए थे, हम जहाँ रहते थे या जो हमारी एजुकेशन थी, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग था, और ऐसी बहुत सारी मतलब कॉन्फिडेंस जो था वो एक्टिंग को लेकर तो बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन किसी से प्रेजेंटेशन लेना करना, मतलब बात करना। अब जहाँ भी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि ऐसा लगता था कि अब क्या करें भाई, क्या करें, कैसे समझाएं। हाँ, तो वो एक बड़ा स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में। और उस वक्त में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो ऑफिस जाकर अपने फ़ोटो छोड़ने पड़ते थे, जो फ़ोटो डस्टबिन में जाते थे। जी, डस्टबिन डेफिनेटली डस्टबिन में जाते थे, इतने गट्ठे बन के वो ऐसे फेंक दिए जाते थे। और किसी शॉपकीपर का या किसी से सेटिंग करके उनका नंबर डालते थे कि भाई कॉल आएगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। पेजर चलते थे, उस वक्त पेजर आ गए थे, तो पेजर पे मैसेज आया करता था तो हम भाग के जाते थे कॉल करने। तो ऐसा बड़ा
वो भी एक कमाल का एक एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें साथ चलती रहीं। वहाँ पर मैंने जाने के बाद सबसे पहले काम क्या किया, मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे एक्टिंग करनी, थिएटर छोड़ना नहीं है। अपने आप को जितना ज़्यादा मैं पॉलिश करूँगा उतना अच्छा होगा। दूसरा ये कि मीडिया के लिए भी भागदौड़ चलती रही कि मीडिया भी करनी है। तीसरा ये कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड द पीपल, सब काम मांगने जा रहे हैं उनकी चीज़ों को समझना, ये एक ट्रेनिंग अलग लेवल पर शुरू मतलब हमने कर लिया। आपस में हम फ्रेंड्स लोग मिलकर एक दूसरे से बात किया करते थे। मेन कम्युनिकेशन अपना अच्छा करने की कोशिश करते थे, जो कि हम लोगों को समझा सके अपनी बात। जी जी जी। कैमरा ऑन होगा, एक्टिंग तो हम कर लेंगे, पर उससे पहले कैमरा ऑन होने तक की तो मतलब बिल्कुल। तो ये सब ट्रेनिंग चलती रही और फिर चलते फिर रास्ते निकलते गए। तो फिर पहला जो आपको कोई एक अच्छा जो आपको मिला होगा ब्रेक, या एक जो आपको रोल मिला होगा, वो अगर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पहला तो हमेशा इंसान को याद रहता है कि पहला। जी हाँ, देखिए जब हम गए तो हमें एक्चुअली ये बोल दिया जाता था कि अभी आप नए हो, आपको कैमरे की समझ नहीं है, तो पहले 1 दिन का 2 दिन का काम करो, कैमरे की समझ होगी। तो हमारा मन तो बड़ा दुखता था, पर ये भी था कि ये फैक्ट है कि भाई हमको कैमरे की समझ नहीं है। थिएटर पे काम करना एक अलग चीज़ है, कैमरे के अकॉर्डिंग काम करना एक अलग चीज़ है। थिएटर में बंदा लाउड होता है, कैमरे पे जी थोड़ा कम होता है। तो हमने स्टार्टिंग में मतलब छोटे छोटे रोल भी करने शुरू किए। कई सारे सीरियल थे जिनमें एक दिन के रोल किए। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी कैमरे की समझ बढ़ गई। तो मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक जो मुझे मिला वो मिला फिर आई थिंक वो ईयर मुझे याद नहीं कौन सी ईयर में आई थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हाँ जी। तो उसमें मुझे एक फ्रीडम फाइटर थे मनमथनाथ गुप्त, उनका वो कैरेक्टर मिला। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक ब्रेक था। राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी और कई दिनों हमने शूट भी किया कोल्हापुर में, पुणे में। बट फाइनली जब फिल्म आई तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं दिखा नहीं लेकिन वो एक बड़ा ब्रेक था, बड़ा एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपोजर था। बड़े बैनर के साथ बड़े बैनर के साथ, बड़े स्टार्स के साथ काम करने का, अजय देवगन जी के साथ काम करने का मौका था। तो वो एक उस एक्सपोजर ने ना मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद फिर राजकुमार जी की एक और फिल्म, अगली फिल्म थी खाकी। उसके लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो उसमें भी मैंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था। वो भी बड़ा छोटा सा रोल था, लेकिन इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि हमारे बॉलीवुड में या इंडिया में अगर कहें एक्टिंग के गॉड अमिताभ बच्चन जी के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। और वो बड़ा कमाल का एक मतलब अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि ये 2 बड़े ब्रेक थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को अब देखने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अगर बड़े लोगों के साथ काम कर सकते हो तो मतलब नॉर्मल आप काम कर सकते हो, बॉम्बे में आप स्टेबल हो सकते हो जी, आपको ये लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका अभी तक म्यूज़िक के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी है, सिर्फ ये आपने बताया कि आपके फादर गाते थे तो आपको गाने का शौक था। तो बॉम्बे जाके फिर ये म्यूज़िक वाला आपका कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली गाना तो मेरे अंदर था और शायद आपको याद हो या ना हो, पर मैंने कई बार कॉलेज के जब फंक्शन होते तो उसमें भी मैं गा लिया करता था कभी कभी। तो एक बार स्कूल में तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत शर्मीला था एक्चुअली स्कूल टाइम में, बचपन में कहें तो मुझे टीचर ने मेरा ग्रुप सिंगिंग में नाम डाल दिया और मैं चाह का भी मना नहीं कर पाया कि मैं नहीं गाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने प्रैक्टिस की, सारे फ्रेंड लोगों ने मिलकर 3-4 लोग थे। और जब हम स्टेज पे पहुंचे फाइनली तो एक इधर को गा रहा, एक इधर को गा रहा, पैर हाथ ऐसे काँप रहे मतलब ऐसे शिवरिंग हो रही थी कि मतलब इतना नर्वस, और ये हो रहा था कि कब ये गाना खत्म और हम भागे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा कि यार शायद मैं स्टेज के लिए नहीं बना हूँ, ये सिंगिंग वगैरह ये सब स्टेज मेरे लिए नहीं है शायद, क्योंकि अगर मेरे लिए होता तो मैं इतना क्यों डरता। तो मुझे अब आज के बाद मैं तो कभी सिंगिंग करूँगा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी, आप जिस चीज़ से भागते हो शायद वो चीज़ आपकी तरफ भागती है। तो वो ऐसे ही हुआ। कॉलेज में एक बार किसी ने चढ़ा दिया स्टेज पे, तो वो मैंने एक गाना ऐसे रफ़ी साहब का एक गाना गा दिया। तो वो मतलब लकीली बड़ा अच्छा हो गया, सबने बड़ी तारीफ़ की। तो मुझे मतलब ये होता है ना, कॉन्फिडेंस मिल जाता है फिर आपको। अच्छा मेरा जी हाँ। और अच्छा वो क्या हुआ था कि जब हम
जैसा आपको पता है कि मैं स्टूडेंट यूनियन में मैं इन्वॉल्व रहता था, तो बड़ा इंटरेक्शन रहता था बच्चों के साथ, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो थोड़ी सी मेरी हेजिटेशन वहाँ से निकल गई थी, मैं थोड़ा सा ओपन अप हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस से मैं उस स्टेज पर चढ़ के गा पाया। तो लेकिन उस गाने ने मुझे फिर और कॉन्फिडेंस दिया कि आगे भी गा सकते हो फिर आप। तो थिएटर में गाने का भी स्कोप होता था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और गाना भी गा रहा हूँ, तो मेरे दोनों शौक बड़े अच्छे से पूरे हो रहे थे। लेकिन प्रोफेशनली सिंगर बनना है या मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊँगा, ये कभी नहीं सोचा था। अब ये कैसे हुआ, सन 2003 की बात है, और जहाँ मैं रहता था, मैं एक दिन ऐसी शाम को वॉक कर रहा था, तो वहाँ पर तोची रैना जी, एक मेरे कॉमन फ्रेंड है, उनके साथ वॉक कर रहे थे वो भी। तो जैसे हम लोग मिले, यार ये कैसे हो, तो उसने बोला कि यार ये तोची पाजी हैं, ये सिंगर हैं और ये कल ही आए हैं मुंबई। तो मैंने बोला अरे अच्छा, कैसे हैं आप, क्या गाते हैं? बोले मैं सूफ़ी गाता हूँ। मैंने बोला अच्छा। बोला आप सिखाते भी हैं क्या? तो बोलने लगे कि हाँ सिखाता हूँ। तो मैंने कहा अरे मुझे भी सिखाइए ना। तो उस वक्त तक भी मैं पता क्यों सीखना चाहता था, मैं सीखना इसलिए चाहता था कि मैं एज एन एक्टर मैं चाहता था कि मेरी वॉइस थोड़ी सी और खुल जाए, अच्छी हो जाए। तो मेरा मेन पर्पस वो था। तब भी ये नहीं था कि मुझे गाना सीखना है, लेकिन वो जो हमारा मिलना हुआ और वो जो सीखना शुरू हुआ, फिर वो बहुत लंबा चला। और तब तक तोची रैना जी एस्टेब्लिश सिंगर हो गए, तो उन्होंने बैंड फॉर्म किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बैंड में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ बैंड में शामिल हो गया, और फिर जो हमारा शोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो चलते रहा। तो मेरी एक्टिंग कहीं पीछे छूट गई। मैंने एक्टिंग को साइड कर दिया और मैं सिंगिंग में ही लग गया। स्टेज शोज करने लगे, फिर इंडिया से बाहर। तो वहाँ से एक तरह से म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो म्यूज़िक की जर्नी आपकी कैरी ऑन हो गई वहाँ से, मतलब जब से आपको तोची रैना जी मिले। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अगर एक कोई गाना गा सकें तो। जी, अपना गाएं या कोई सा भी, जो आप कंफर्टेबल हो। वो रफ़ी साहब वाला ही गा दो जो कॉलेज में गाया था, शायद कॉलेज में मैंने सुना नहीं होगा, तो आप अब तो मुझे याद नहीं है कौन सा गाना था, बट मुझे लता जी का एक गाना जो मुझे बेहद पसंद है, वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जो हमने दास्तां अपने सुनाए, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपने सुनाए, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आए, आप क्यों रोए? बहुत ही अच्छा, बहुत आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। मैंने ये पहले भी यहाँ से आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आप एक्टिंग, मतलब म्यूज़िक में चले गए थे और एक्टिंग आपकी पीछे रह गई थी, तो उस टाइम पे आप कभी एक्टिंग के बारे में भी सोच रहे थे, या फिर ये म्यूज़िक पे ही आपने कंटिन्यू करा हुआ था? देखिए, हुआ क्या कि आप कुछ भी करो ना, उसके लिए आपका टैलेंट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना आपकी डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करे तो ही आप, मुझे लगता है कि उस फील्ड में आप जा पाते हैं। एक्टिंग मैंने ऐसे ही नहीं थी कि मुझे गाने में आ गया तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी। एक्टिंग छोड़ने के पीछे रीज़न ये था कि मैं एक टारगेट लेके गया था कि मुंबई, कि मुझे ये काम, ऐसा काम करना है मुंबई जाके, और मैंने उसके लिए स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, और छोटे छोटे रोल करते करते मैं एक उस मुकाम पर भी आया कि जब मैं 2 फिल्मों में एज ए हीरो लॉन्च हुआ। लेकिन मेरा बैड लक था या मेरी डेस्टिनी हो कह लो उसको, कि वो फिल्में रिलीज़ ही नहीं हो पाई शूट होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बड़ी, कहूँ तो कुछ टाइम के लिए बड़ी एक खामोशी सी आ गई, एक नेगेटिविटी आ गई कि मुझे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एज, फिर आपके साथ एज का आप रोक नहीं सकते ना, एज को, एज तो बढ़ता रहेगा। फिर जब एज बढ़ने लगी तो फिर आप उस रोल के लिए कंसिडर नहीं हो रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, फिर आपको फादर का रोल या बड़े भाई का रोल या कुछ भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार, मैं एक सपना लेकर मुंबई आया था जो मुझे करना था, अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ भी करके मुझे यहाँ सर्वाइव नहीं करना है, मेरे को तो रहना ही नहीं। चलो मुंबई, अब मैं वापस दिल्ली चला जाता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ काम कर लूँगा, क्योंकि मुझे
जो सपना टारगेट लेके आया था वो नहीं हो रहा है, तो कुछ भी करके सब यहीं पड़ा रहूँ इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे या क्या कोई क्या बोलेगा। मुझे इस बात का आज डजेंट मैटर। मुझे बोला नहीं, जो मुझे करना था वो नहीं हो रहा है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो ऐसे एक दिन तोची जी के साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरे को ऐसे बाप भाई का रोल नहीं करने हैं। तो वो मुझे बोले कि तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन तुम्हारा सिंगिंग में तो अच्छा चल रहा है ना, तो तुम सिंगिंग करो ना कंटिन्यू, क्यों क्यों पीछे हट रहे हो। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा, मैंने बोला कि यार देखो, अब कोई माने ना माने, सबको शौक़ होता है हीरोइज़म का, ठीक है। मैं जो भी शौक़ था, जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है तो मैं वापसी का रास्ता लिया। लेकिन जब उन्होंने बोला कि सिंगिंग, तो मैंने सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि अगर मैं सिंगिंग में सक्सेस होता हूँ तो मेरी वो हीरोइज़म बरकरार रहेगी, मुझे इंडिविजुअल एक पहचान मिलने की संभावना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो अच्छा, ये अच्छा है, चलो हम सिंगिंग करते हैं। तो वहाँ से मैंने सिंगिंग करना मतलब मैंने सोचा कि अब सिंगिंग करनी है, अब एक्टिंग को नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेट 100%। 100%। मैंने बोला फिर दो नावों में सवारी नहीं करनी है मुझे, अब मैं सिर्फ सिंगिंग पे ध्यान दूंगा। और क्योंकि हम लोगों ने मिल के बैंड बनाया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि मुझे मार्केटिंग संभालनी थी सारी, सिंगिंग के साथ साथ। क्योंकि मैं उनका ये हमारे वो थी कि अंडरस्टैंडिंग के भी मैं ये सब चीज़ें करूँगा, आप ये चीज़ें करेंगे। तो मैं फिर टोटली उसमें लग गया, उनके अपने बैंड में, हाँ उसमें लगा दिया मैंने टाइम। और हम लोग ने एक जोड़ी भी बनाई म्यूज़िक डायरेक्टर की, नीरू तोची के नाम से। पहले हम बैंड ऑफ बंदगी के नाम से काम कर रहे थे, फिर हमने नीरू तोची के नाम से एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम किया, 2-3 फिल्में की, यूट्यूब के लिए गाने किए। और ये सिलसिला मतलब चल ही रहा था कि फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, और फिर हमें और तोची जी को अलग होना पड़ा। ये तो अब आपने अपने जो आपका पीछे का सफ़र था उसके बारे में बताया। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे लॉकडाउन में तो सारी दुनिया रुक गई थी, तो अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो आपका मतलब करंट में आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। ज़रूर। लॉकडाउन जैसे स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले ही मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग हो रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली के साथ मैं अपने होम टाउन आ जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा कठिन वक्त था, सब पूरी दुनिया ने जिस वक्त को झेला है। तो इनिशियली जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं एक लॉकडाउन से पहले मैं एक फ़िल्म कर रहा था एज ए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर, और उसके गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे मैंने। एक गाना मोहम्मद इरफान के साथ रिकॉर्ड किया था, एक नक्काश अजीज़ के साथ एक गाना मैंने खुद गाया था, एक अंकिशा एक फ़ीमेल सिंगर है उन्होंने गाया था, और एक गाने की रिकॉर्डिंग बाकी थी। तो फिल्म स्टार्ट होने वाली थी मार्च में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म रुक गई। तो उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, लॉकडाउन शुरू हो गया, क्या करूं। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस करो, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो सब घर से ही क्लासेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने म्यूज़िक की क्लासेस के लिए मैंने कुछ मोबाइल पर ही कुछ छोटा सा एक ऐड बना के मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे ये सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो चाहते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें जी। तो उसका मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, कुछ बच्चे मेरे पास आए जो ऑनलाइन सीखना चाह रहे थे, तो मैंने वो ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस शुरू किया। और फिर मुझे मेरी मुलाकात एक और लेजेंड से हुई जो चिल्ड्रन थिएटर करते हैं, तो सुभाष जी। तो उनके साथ मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट की थिएटर में, क्योंकि मेरा थिएटर भी बैकग्राउंड रहा है, मुझे नॉलेज रही है थिएटर की, तो मेरे लिए वो पिक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। मैंने पहले ट्रेनिंग की उसकी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए बच्चों के साथ, और फिर मैं अभी कंटिन्यू टिल अगस्त मैं उन्हीं के साथ एज ए फैसिलिटेटर ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ बच्चों के साथ, जो एक मतलब रेगुलर क्लासेस भी रही हैं, वीकेंड्स पे भी रही हैं, तो अभी चल रही हैं वो क्लासेस। तो फ़िलहाल तो यही चल रहा है। और अभी जैसे अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन तो थोड़ा ठीक हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, माहौल ठीक हो रहा है, वापस से काम शुरू हो रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि फैमिली को मैं यहीं छोड़ के मैं वापस से मुंबई काम के लिए मैं ट्रैवल करूँगा और
काम तो फाइनली मुंबई का ही है तो करना ही है। मुंबई का है तो करना जी। है। तो ये थे नीरू जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे अपने दिल के राज खोले, यही बोलेंगे राज खोले, क्योंकि उन्होंने धीरे अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, जो हमें अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। और मैं अपने दर्शकों को, देखने वाले व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम नीरू जी जैसे और आर्टिस्ट को आपके सामने ला सकें। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद Thank you so much. नीरू जी। और मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगा जो हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।